चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। इसके पहले गति चैप्टर पढ़ाए थे, पहला चैप्टर फिजिक्स में गति था। इसमें हम पढ़ेंगे बल। बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। अब फोर्स क्या है, बल क्या है, तो हम ये कह देते हैं कि हाँ, खींचना या धक्का देना बल है। मतलब किसी वस्तु को खींचे या उसको धक्का दे, तो हम कहते हैं अपने शब्द में कि हमने क्या किया, बल का प्रयोग किया। ठीक है, तो बल जो है एक तरीका ये हो गया बल को परिभाषित करने के लिए। कहेंगे कि बल क्या है, कोई पूछेगा तो कहेंगे कि बल खिंचाव या धक्का है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इसी बल को अगर दूसरे तरीके से परिभाषित करें तो कहे बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के स्थिति को क्या करता है, परिवर्तन करता है। वस्तु की स्थिति को परिवर्तन करेगा। अब परिवर्तन करेगा तो दो स्थिति हो सकता है परिवर्तन, या तो गति में वस्तु होगा तो उसको क्या करेगा, स्थिर में ला देगा, रोक देगा, और या स्थिर वस्तु होगा तो उसको गति में ला देगा। दो ही ना काम कर सकता है। तो बल जो है वह भौतिक राशि है जो किसी एक गतिमान वस्तु को स्थिर कर देता है और स्थिर वस्तु को गतिमान कर देता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बल। जैसे कोई भी अगर गेंद स्थिर है, हम इसको क्या करें, फोर्स लगाए, किक मारे पैर से, तो क्या हो गया, ये गति होगा। बल लगाने से वस्तु की गति सरल रेखा में होता है। सरल रेखा मतलब सीधा। जैसे यहाँ पे अगर फोर्स इस दिशा से लगा रहे हैं इस पर, तो वस्तु गति आगे की तरफ सीधा होगा। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे बल लगाए तो वस्तु ऐसे 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 चलने लगा, चल पाएगा। तो वस्तु को जब गति में करते हैं बल लगा के, तो हमेशा ही वस्तु की जो गति होती है सरल रेखीय होता है। ठीक है, हमेशा सीधा ही चलेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल में देखते हो कोई भी वस्तु करो तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में वो बल का विस्थापन होता है और उसका गति जो होता है सरल रेखा होता है। तो बल की परिभाषा समझ में आ गया। परिभाषा में क्या कह सकते हो कि बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसको विराम में लाती है, या फिर विराम में है तो उसको गति में लाती है, यही ना है। या फिर कह सकते हैं दूसरे शब्द में कि बल क्या है, खिंचाव या धक्का है। बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक क्या है, हाँ, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, जिसको एन से सूचित करते हैं। हाँ, इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। और न्यूटन ना लिख के इसी न्यूटन का मात्रक अगर लिखेंगे तो लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड, मात्रक में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब न्यूटन का परिभाषा भी है इसमें कि एक न्यूटन क्या है, तो 1 केजी वस्तु पर ऐसा कोई बल लगे जिसमें 1 मीटर प्रति सेकेंड का उसमें त्वरण पैदा कर दे, तो वह 1 न्यूटन कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है, या इसका मात्रक लिखेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब पावर के माइनस है, पावर का माइनस रहेगा। अगर मान लो कि 2 के पावर -1 है, इसका मतलब होता है 1/2 होता है ना। तो सेकेंड से, टाइम से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसका सीजीएस भी न्यूटन मात्रक होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या है, सीजीएस मात्रक इसका डाइन है। क्या है, डाइन। और 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, हाँ, डाइन, डायन नहीं, डाइन। ठीक है, तो सीजीएस मात्रक इसका क्या है, सीजीएस मात्रक डाइन है। यहाँ पे लिख दिए हैं कि 1 न्यूटन में कितना डाइन, 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, मतलब न्यूटन और डाइन में बड़ा मात्रक क्या है, बड़ा मात्रक न्यूटन ना हुआ, डाइन छोटा मात्रक ना हो गया। ठीक है, बल जो है ये कौन सा भौतिक राशि है, सदिश की अदिश, हाँ, बल सदिश है। सदिश राशि किसे कहते हैं, इसके पहले चैप्टर में मिला था। सदिश राशि क्या है कि वह राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। ठीक है, मतलब दोनों होता है, निश्चित दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है। लेकिन अदिश राशि जो होता है उसमें खाली परिमाण होता है, दिशा निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं बल जब लगाते हैं तो बल में एक तो दिशा निश्चित हो जाता है कि जिधर लगाएंगे वो उसका पहले ही से दिशा निर्धारित होगा। मान लो कि हम अगर नॉर्थ डायरेक्शन में अगर बल लगा रहे हैं तो वस्तु नॉर्थ में जाएगा ही नहीं कि नॉर्थ में मारे तो साउथ में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन जो होता है वह फिक्स हो जाता है, इसीलिए ये क्या है, सदिश राशि है। लेकिन वहीं दूरी कह देते हैं, खाली दूरी, तो दूरी तो परिमाण बता दिए लेकिन दिशा नहीं बताए, दिशा उसमें नहीं बता, अदिश राशि कहेंगे। अब कहेंगे कि 10 किलोमीटर दूरी कह दिए तो 10 किलोमीटर किधर, फिक्स नहीं ना है। तो ये हो गया अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये सब पीछे बताए थे। अब किसी वस्तु पर बल लग रहा है
तो कुछ बात हम देखेंगे कि वस्तु पर कोई बल लग रहा है तो वस्तु के किस बिंदु पर लग रहा है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो वस्तु के किस बिंदु पर लग रहा है, उसका क्रिया किस दिशा में हो रहा है, बल लगने पर क्रिया किस दिशा में होता है, बल की प्रकृति क्या है, ठीक है। यह बल अगर किसी वस्तु पर लग रहा है तो उसकी हम इसको ऐसे जानकारी रख सकते हैं, ठीक है। आगे है बल का प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो बल जो है ऐसे तो कितना कह सकते हैं, लेकिन मेनली एक बल हम कहेंगे घर्षण बल, ठीक है। घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। दूसरा कहेंगे अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। एक और बल होता है अपकेंद्रीय बल, ठीक है। इसके बाद होता है चुंबकीय बल, उसके बाद होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो ये सब बल हम डेली अपने लाइफ में देखते रहते हैं, ठीक है। सबसे पहला है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो घर्षण बल क्या है, जब एक वस्तु दूसरे पर सरकती है तो उसके बीच में एक बल काम करता है, उसको क्या कहते हैं, हाँ घर्षण बल कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ये बल हमेशा जो वस्तु का पर बल लगता है उस बल के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उल्टा लगता है, ठीक है। जैसे हाँ उसको क्या करता है, घर्षण बल हर समय हर बिंदु पर उसको रोकने का क्या करता है, कोशिश करता है, ठीक है। तो पहला है घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या है कि वैसा बल है जो हमेशा किसी वस्तु के गति का विरोध करता है। मतलब अगर बल इधर से लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इधर से लगेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, उसको रोकने का काम करेगा। इसीलिए हम कोई भी चीज़ ऐसे गति कर देते हैं, फ्रीली गति, कुछ बल लगा के छोड़ देंगे, धीरे धीरे क्या होता है, रोक देता है। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, ये उल्टा बल लगा रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा घर्षण बल जो है हमेशा वस्तु पर लगने वाले बल का उल्टा होता है, ठीक है, उसकी गति का विरोध करता है, ठीक है। इसका दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग है घर्षण बल का, कहीं घाटा है कहीं फायदा भी है, कहीं उसको बढ़ाते हैं कहीं घटाते हैं, ठीक है। जैसे बरसात के दिन में, ठीक है, बरसात के दिन में क्या होता है कि हम घर्षण बल को बढ़ाने के लिए जो अपना चप्पल पहनते हैं उसमें ऐसे खांचा खांचा टाइप का ज़्यादा होता है, उस टाइप का चप्पल पहनना पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमको फिसलने से बचाए। अगर इसका साफ हो गया होगा, नीचे का जो इसका डिजाइन किया रहता है, अगर वो साफ हो गया तब रुकबे नहीं करेगा पैर, ठीक है। या जितना गाड़ी का चक्का होता है, हाँ उसमें घर्षण बढ़ाने के लिए ही क्या किया जाता है, उसमें खांचा खांचा टाइप का उसके टायर में लगाया जाता है, ताकि वो क्या करे, जब भी ब्रेक मारे तो आसानी से हाँ रुक जाए। नहीं तो अगर पूरा प्लेन हो जाए तो पता चलेगा कि फिसलने लगा, ब्रेक मारा यहाँ फिसलते फिसलते जाके रुका वहाँ पे, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे फायदा के लिए हम घर्षण को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और कहीं कहीं घर्षण को क्या करते हैं, कम करते हैं। जैसे कोई भी मशीन है जहाँ पे बराबर रगड़ हो रहा है, मतलब पुली टाइप का, जहाँ पे बॉल बेयरिंग का यूज़ किया रहता है, देखो साइकिल हो या कोई भी, तो उसमें क्या करते हैं हम तेल ग्रीस या ये सब डाल के घर्षण को कम करने के लिए क्या करते हैं, हाँ वहाँ पे कम किया जाता है ना, कम करने के लिए डालते हैं ताकि वो स्मूथली चले। या कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड में घर्षण को कम करने के लिए ना ही पाउडर का छिड़काव करते हैं। इसमें घर्षण को कम करने के लिए अगर पाउडर नहीं डालते हैं तो इसमें घर्षण ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा गोटी में जो फिसलन होता है वो नहीं हो पाता है। तो हम अपने दैनिक जीवन में घर्षण का दोनों उपयोग लेते हैं, ठीक है, कहीं बढ़ाते हैं और कहीं घटाते हैं, ठीक है। आगे है अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, इसको समझ गए। अब है अभिकेंद्रीय बल। यह जो बल है हमेशा जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है, वृत्तीय पथ मतलब गोल, हाँ गोलाकार पथ पर जब कोई वस्तु गति करता है तो उसके गति को मेंटेन करने के लिए, संतुलित करने के लिए एक केंद्र से बल लगता है, और उस केंद्र से लगने वाला बल वस्तु को अपने ओर खींचते रहता है,
ठीक है। अभिकेंद्रीय बल क्या करता है, कोई वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु गति में है तो उसको केंद्र की ओर खींचता है, मतलब वो केंद्र की ओर बल लगाता है, ठीक है। इसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। यहाँ पे कोई भी अगर ये अभिकेंद्रीय बल नहीं लगाता तो क्या होता, v वेग से कोई अगर चल रहा है, अभिकेंद्रीय बल नहीं लगाता तो वस्तु का बैलेंस बिगड़ जाएगा, वस्तु क्या होगा, गिर जाएगी, ठीक है। और अपकेंद्रीय बल ये भी उसी टाइम काम करता है, वृत्तीय पथ परिगण। ये क्या करता है कि वस्तु को बाहर की ओर धकेलता है, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, हाँ केंद्र की ओर खींचेगा, लेकिन अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर वस्तु को खींचेगा, ठीक है। अपकेंद्रीय बल क्या करेगा, हाँ ये वृत्तीय पथ पर जब वस्तु का गति हो रहा है तो एक टाइम पर ये केंद्र की ओर खींच रहा है, आइए उसको केंद्र से दूर की ओर खींच रहा है, मतलब इस बिंदु पर दोनों बराबर बराबर का फोर्स लगा रहा है। जितना अगर मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है तो 10 न्यूटन का फोर्स बाहर की भी लग रहा है। इसके कारण ये वस्तु जो होता है अपने पथ पर संतुलित होती है और गति करते रहती है, ठीक है। अगर इसका मान अगर अंतर हो जाए, अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल अलग अलग हो तब क्या होगा, वस्तु गिर जाएगी, ठीक है। तो ये हमेशा बराबर होता है, जितना अपकेंद्रीय बल होता है उतना ही अभिकेंद्रीय बल लगता है, बस इसका डायरेक्शन क्या होता है, हाँ अपोजिट होता है, ठीक है। मतलब दोनों एक बराबर बल विपरीत दिशा में लगाते हैं, इसीलिए संतुलित रहता है, ठीक है। तो अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल का बहुत सारा उदाहरण भी अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। अपकेंद्रीय बल सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है, घर में वॉशिंग मशीन है या फिर दही से या दूध से जो मक्खन निकालते हैं, देखते हो ना, उसमें इसी बल का उपयोग करते हैं, अपकेंद्रीय बल का, ठीक है। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह की गति है, सूर्य यहाँ पे है और सूर्य के चारों ओर जो ग्रह की गति है वो भी गति कैसी है, अभिकेंद्रीय गति है, ठीक है। तो इसका अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बस याद रखना है कि अपकेंद्रीय केंद्र से बाहर की ओर, अभिकेंद्रीय हाँ अंदर की ओर लगता है, ठीक है। तो हम पढ़ लिए घर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। अब है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। चुंबकीय बल मतलब चुंबक के द्वारा बल लगाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है चुंबकीय बल या तो कोई चुंबक होगा, ठीक है, और यह जो फोर्स लगाएगा वह चुंबकीय पदार्थ पे लगाएगा, ठीक है। अब चुंबकीय पदार्थ का मतलब हाँ लोहा हो सकता है, ठीक है। तो चुंबकीय बल उसी पे लगेगा जहाँ पे चुंबकीय पदार्थ होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि लकड़ी पर भी चुंबकीय बल लग जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। तो चुंबक में देखे होगे कि कोई भी चुंबक होता है, हम एक छड़ चुंबक बना रहे हैं, ठीक है। ये चुंबक है, ऐसे चुंबक दो टाइप का होता है, एक प्राकृतिक होता है और एगो हाँ आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित। तो जितना हम आसपास देखते हैं स्पीकर में चुंबक हो या फिर पर्स में हो या फिर मोबाइल के कवर में दिया रहता है, हाँ वॉच में है, वो सभी जो चुंबक होता है हाँ मानव निर्मित होता है, आर्टिफिशियल होता है। प्राकृतिक चुंबक में ऐसा शेप हम जैसे चाहेंगे वैसा नहीं ना मिलेगा, हाँ इसमें मानव निर्मित में हम जैसे चाहे गोल चाहे तो गोल बना देते हैं, ऐसे यू की तरफ चाहे तो यू बनाते हैं, छड़ चाहे तो ऐसे बना देते हैं, लेकिन प्राकृतिक में ऐसा शेप नहीं मिलेगा। तो कोई भी चुंबक होता है उसमें दो ध्रुव होता है, कई ध्रुव होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक को साउथ पोल, ठीक है। हाँ चाहे चुंबक को तुम 1,00,000 टुकड़ा क्यों ना बना दो, ये कभी अलग नहीं होता है। अगर कोई कहे कि नॉर्थ साउथ को काट के अलग कर दे तो चुंबक में संभव नहीं है। जैसे इसको काटेंगे ना, फिर यहाँ पे साउथ बन जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है। तो 1,000 टुकड़ा भी अगर चुंबक का कर दे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ अब इस चुंबकीय में ये दोनों ध्रुव में एक गुण होता है कि जब इसके पास सेम पोल ले जाएंगे, मतलब साउथ के पास अगर दूसरा चुंबक का साउथ लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये अलगाव होगा, मतलब इसको क्या करेगा, विकर्षित करेगा, हटाएगा, ठीक है। लेकिन जब हाँ अपोजिट पोल लेके जाएंगे, साउथ के पास अगर नॉर्थ पोल लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, आकर्षित करता है, ठीक है। तो याद रखना है कि चुंबक में समान ध्रुव विकर्षित करता है, असमान ध्रुव आकर्षित करता है। मतलब असमान ध्रुव रहेगा तो हटा लेगा और समान ध्रुव रहेगा तो हटा देगा, ठीक है। और एक गुण होता है चुंबक में कि चुंबक कोई भी चुंबक हो, अगर इसको फ्री सस्पेंस कर दो, फ्री मतलब लटका दो, जैसे कि धागा में बांध कर लटका दो, तो वो हमेशा रुकेगा। तो किस दिशा को इंगित करेगा, नॉर्थ को और साउथ को, मतलब हमेशा रुकेगा तो नॉर्थ और साउथ में रुकेगा, ऐसा नहीं कि अपने मन से कहीं रुक जाए। इसी का टेक्निक करके सबसे पहला चीन ने मैग्नेटिक कंपास बना दिया दिशा खोजने के लिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास का तो अब जमाना नहीं है क्योंकि सब चीज़ मोबाइल में है, लेकिन पहले लोग दूर घूमने के लिए जाता था तो अपने पास एक मैग्नेटिक कंपास रखता था।
कैसा होता था, घड़ी के डायल इतना रहता था, यहाँ पे एन और एस लगा रहेगा, उसमें एगो सुई ऐसे लगा रहेगा, ठीक है। इधर लिखा रहेगा ईस्ट वेस्ट, अब हमेशा रहेगा नॉर्थ साउथ की ओर, उसको पता रहेगा कि हाँ नॉर्थ है साउथ है, ठीक है। आगे है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको क्या कहते हैं, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है कि ब्रह्मांड में जितना भी वस्तु है, चाहे छोटा है और चाहे बड़ा से बड़ा है, सभी वस्तु एक दूसरे पर बल लगाती है और उस बल से दोनों एक दूसरे को खींचता है। मतलब यहाँ पे समझो कि जितना भी चीज़ है सब एक दूसरे को खींच रहा है, ठीक है। या चाहे छोटा कोई हो चाहे बड़ा, सब एक दूसरे को खींच रहा है। और वैसे ही धरती भी खींच रहा है, ठीक है, वैसे ही सब वस्तु खींच रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। मतलब जो वस्तु दो वस्तु एक दूसरे पर जो बल से खींच रही है, उस बल को क्या करेंगे, गुरुत्वाकर्षण। तो कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक कण दूसरे कणों को आकर्षित करती है, इस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम कहेंगे कि तब सब बल खींचिए रहा है, जितना भी वस्तु है सब एक दूसरे को खींचिए रहा है, तो इसका मतलब हम खिंचा जाना चाहिए, सबको हमें सटना चाहिए। हमसे बड़ा छोटा है जो हमें आके चिपकना चाहिए, जो बड़ा है उसमें जाके हम चिपके, तो वैसा तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो बल हम वस्तु पर लग रहा है, मतलब हम यहाँ पे आसपास जितना वस्तु देख रहे हैं, ये जो बल लग रहा है वो नेग्लिजिबल है, मतलब नगण्य है, वो जीरो के बराबर है, इसीलिए हमको आभास नहीं होता है। क्योंकि धरती बहुत बड़ा है, इसके पास मास भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके पास जो खिंचाव का बल है वो ज़्यादा है, इसीलिए हम क्या है, ज़मीन पर सटे हुए हैं, ठीक है, ज़मीन पर है। इसी के कारण हमारे धरती पर क्या है, लाइफ है। इस धरती पर लाइफ का क्यों है, क्योंकि इसके पास गुरुत्वाकर्षण बल है। ये गुरुत्वाकर्षण बल पूरा हवा को खींच के रखा है, ठीक है, सभी हवा को खींच के रखा है, इसीलिए इसके पास एटमॉस्फेयर हो गया है, ठीक है। बाकी किसी के पास नहीं है। लेकिन स्पेस में अगर चले जाओ तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसके ग्रेविटी से बाहर हो जाता है, तो वहाँ पे चले जाओगे तो क्या होगा, कोई खींचने वाला नहीं होगा, तो हमारा भार जो होगा वह शून्य होगा, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल में ये जान लिए कि कोई भी दो वस्तु है एक दूसरे पर एक बल आरोपित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और अगर यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ पे एक वस्तु है, तो यहाँ पे F1 से इसके पास F1 फोर्स है, तो इसको खींच रहा है, ठीक है, आई F2 से इसको खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो ये समझ में आया, घर्षण बल, अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय, चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तब क्या हो जाए, जब गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का कम हो जाए तब क्या हो सकता है, अगर धरती का गुरुत्वाकर्षण बल ही कम हो जाए किसी कारण से, तो क्या हो सकता है, हमारा संतुलन बिगड़ेगा ना। हम अगर मान लो कि गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाए तो पता होगा कि हमारा जो भार है वही कम हो जाएगा। जैसे जिसका गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा रहता है उसके पास भार, मतलब खींचने का पावर ज़्यादा रहेगा, तो भार ज़्यादा होगा। जैसे धरती का चंद्रमा का तुलना किया जाए तो धरती के पास गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है, तो यहाँ का जो भार होता है ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे जो 1 kg होगा चंद्रमा पर बराबर होगा भार, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, कम है, तो वो कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा तो भार उसका कम होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ किसी वस्तु का 1 किलो वजन है, यहाँ वस्तु का 6 किलो वजन है, तो चंद्रमा पर 1 किलो हो जाएगा, ठीक है। भार और द्रव्यमान में अंतर है। भार मतलब जो धरती खींच रही है गुरुत्वाकर्षण बल से, द्रव्यमान का मतलब मटेरियल, जो पदार्थ से वो वस्तु बना है, तो द्रव्यमान सभी जगह समान रहता है। हाँ, द्रव्यमान सभी जगह समान है, मतलब 1 किलो मटेरियल से कुछ बना है वस्तु, तो वो तो मटेरियल उतना ही रहेगा, वो उतना ही रहेगा, वो कम नहीं ना होगा। लेकिन जो खींच रहा है भार जो है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसमें भार आया, तो वो बदलते रहेगा। जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा वहाँ भार ज़्यादा, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण बल कम तो भार भी कम, और गुरुत्वाकर्षण बल 0 तो भार 0, ठीक है। आगे है प्रबलता के आधार पर बल के प्रकार। प्रबलता के आधार पर बल के प्रकार। प्रबलता के आधार पर बल 2 प्रकार के होता है, एक संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। संतुलित बल मतलब बैलेंस फोर्स, और असंतुलित बल अनबैलेंस फोर्स। तो ये दोनों तरह का बल हम रोज लगाते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु स्थिर है, इसका मतलब क्या है,
उस पर बल लग रहा है, ऐसा नहीं है कि उस पर नहीं बल लग रहा है, लेकिन उस पर बल जो लग रहा है वह सभी दिशाओं से बराबर बराबर लग रहा है, मतलब संतुलन की स्थिति में है। ठीक है, इसीलिए परिणामी बल जो होगा वह शून्य हो जाएगा, तो वस्तु स्थिर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम कहें कि एक बॉल में मान लो या कोई भी ऑब्जेक्ट में एक रस्सी इधर बांधो, एक रस्सी इधर बांधो। ठीक है, इस पे 10 न्यूटन के बल से इधर खींचो, इसको 10 न्यूटन बल से इधर खींचो, वो अपना स्थिति बदलेगा? नहीं बदलेगा, लेकिन बल तो लगा रहे हैं ना। बल लगाने से क्या हुआ, हम इधर से जितना प्लस में बल इधर खींच रहे हैं उतना ही अपोजिट मतलब माइनस में उधर खींच रहा है, तो दोनों बल को जोड़ेंगे तो 10 और -10 कितना हो जाएगा? 0। तो हमारा परिणामी क्या मिल गया? 0। इसीलिए वस्तु की स्थिति क्या है? स्थिर रहता है, तो वस्तु की गति नहीं हो पाती है, संतुलित बल होता है। ठीक है, इसी को अगर यहाँ पे 10 न्यूटन से खींच रहा है और दूसरे को अगर उल्टा डायरेक्शन में अगर हम कहेंगे कि ना 15 न्यूटन से तू खींचो, तब क्या होगा? असंतुलित बल हो गया ना। तो असंतुलित जैसे होगा तो वस्तु में क्या आ जाएगी? गति आ जाएगी, आ जाएगी ना। या स्थिर है तभी गति आ जाएगी, हो जाएगा, या गति है तभी स्थिर हो जाएगा। तो असंतुलित बल ही ये काम कर सकता है। वस्तु स्थिर है तो उसको गति कर सकता है, या वस्तु गति में है तो उसको स्थिर कर सकता है। कौन बल? असंतुलित बल। ठीक है, ऐसे अभी कोई भी स्थिर चीज़ है, इस पर भी बल लग रहा है, इस पर बल कौन लग रहा है? एक धरती का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, ये सब क्या है? बराबर परिणामी बल कर दिया है बराबर, तो वस्तु हमको दिख रहा है कि स्थिर है। और जो वस्तु गति में है, इसका मतलब हम क्या किए हैं? उसको अनबैलेंस का फोर्स लगा रहे हैं, मतलब वस्तु पर असंतुलित बल लगाते हैं, जिसके परिणाम से हमको लगता है कि वस्तु गति में है। ठीक है, तो संतुलित और असंतुलित बल समझ में आया? अब संतुलित बल असंतुलित बल का बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। कहेंगे खिड़की खोले तो संतुलित बल लगाए कि असंतुलित बल लगाए? खिड़की को खोल रहे हैं तो खींचेंगे या धक्का देंगे, तो कौन बल लगा? संतुलित क्या असंतुलित? असंतुलित बल ना लगा, तभी ना उसमें मोमेंट हो यार। ठीक है, चलती हुई गाड़ी को अगर रोक दे तो कौन बल लगा रहे हैं? असंतुलित, क्योंकि वो जो बल से आ रहा है हम उसके से बल ज़्यादा लगाएंगे तभी ना होगा। बराबर बल लगाएंगे तब क्या होगा? जितना वस्तु से जो गति में है अगर उतना ही बराबर गति बल लगाएंगे तब क्या होगा? उससे ज़्यादा लगाएंगे तब क्या होगा? और उससे कम लगाएगा तो क्या होगा? अगर कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, मान लो कि इसके 50 न्यूटन इस पे बल लग रहा है, अगर कोई दूसरा गाड़ी इधर से आ रही है और इस पे भी 50 न्यूटन का बल लग रहा है, तब क्या होगा? ये दोनों गति में आएगा, एक समय आएगा, टक्कर देगा और दोनों स्थिर हो जाएगा, क्योंकि बल का परिणामी क्या होगा? 0 होगा, तो संतुलित होगा। अगर मान लो कि ये 50 न्यूटन से आ रहा है और 40 न्यूटन से चल रही है, तो असंतुलित बल रहेगा। अब टक्कर तो होगा, लेकिन ये जो है 50 न्यूटन वाला इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा चलाने, ये यहाँ पे वस्तु स्थिर नहीं होगी। यहाँ दोनों पर क्या करेगी? इसके पास 10 ज़्यादा है ना बल, 10 बल इस पर लगाता रहेगा, भले चाल धीरा हो जाएगा लेकिन उसको पीछे की ओर धकेलता रहेगा। अगर इसके पास ज़्यादा रहेगा, इधर से ये उसको धकेलते जाएगा। ठीक है, तो यही हो सकता है कि परिणामी अगर दोनों बल बराबर है तो परिणामी 0 होगा, इसके कारण दोनों स्थिर में आ जाएगा। अगर किसी का कम है और किसी का ज़्यादा है तो ज़्यादा क्या करेगा? उसको अपने दिशा में धकेलेगा। ठीक है, इसीलिए देखते हो कि एक्सीडेंट होता है तो ऐसा होते रहता है। जो ज़्यादा स्पीड में आता है और जो कम स्पीड में आता है, जिसके पास ज़्यादा भारी है, मतलब वाहन जिसका गाड़ी ज़्यादा भारी है उसके पास बल ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और जिसके पास कम रहेगा, तो इसीलिए छोटा गाड़ी जब बड़ा गाड़ी से टकराता है तो बड़ा गाड़ी अपना डायरेक्शन नहीं बदलता है, छोटी गाड़ी अपना क्या करता है? वो डायरेक्शन अपना बदल लेता है, क्योंकि उसके पास तो ज़्यादा बल है। आगे पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन का नाम तो सुने हैं। न्यूटन क्या थे? एक भौतिकविद थे, मतलब एक महान वैज्ञानिक भी थे और विद्वान भी थे। तो उन्हीं के न्यूटन के नियम में न्यूटन के गति के नियम। अब न्यूटन जी ने गति से संबंधित कुछ नियम दिए। ठीक है, और उस नियम को 3 नियम दिए। न्यूटन ने कितना नियम दिए? गति से संबंधित 3 नियम दिए, और ये सारे नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों का तीनों नियम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है कि प्रथम नियम है कि कोई भी वस्तु या अगर सरल रेखा में गति कर रही है तो वो चाहेगी कि हम क्या करें? उसी सरल रेखा में गति करते रहें। या कोई भी वस्तु अगर रुकी हुई है तो वो चाहेगी हम रुके ही रहें। ठीक है, न्यूटन ने क्या कहा कि प्रथम नियम में कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल
रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बल, हाँ, असंतुलित बल कार्य न करे। समझ में आया? क्या कहा है कि कोई भी वस्तु अगर चल रही है एक समान गति में है तो हाँ चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई असमान बल मतलब असंतुलित बल कार्य ना करे। ठीक है, जब असंतुलित बल कार्य करता है तभी वस्तु या तो स्थिर में आएगी या फिर गति में आएगी। ठीक है, इसी नियम से हमको एक नियम का पता चलता है जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं। हाँ, जो उसका विरोध करता है। प्रथम नियम में क्या कहा है कि वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना चाहेगी। ठीक है, ये गति में है तो गति में रहना चाहेगी, या स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी। ठीक है, अगर इस पे कोई बल, असंतुलित बल इस पे लगती है तब इसका स्थिति बदलेगा, लेकिन उस समय जब लगेगा उसी समय वो इसका विरोध भी करती है। ठीक है, जैसे बस अगर चल रही है और सीट पे बैठा हुआ आदमी है, आराम से बैठा रहता है। ठीक है, जैसे मान लो कि 40 की स्पीड से चल रही है तो आराम से वो बैठा है, अपना कुछ भी कर रहा है। लेकिन जैसे अचानक बस में एक असंतुलित बल लगा, जब ब्रेक लगाया तो असंतुलित बल लगा दिया। ठीक है, तो अब क्या करेगी? उस समय जब ब्रेक लगाया तो उस समय विरोध करेगी। अब विरोध करने के कारण क्या होगा कि वस्तु चाहेगी कि हम गति में ही रहे। ठीक है, इसीलिए सीट पे बैठा आदमी अचानक ब्रेक लगता है तो आगे की तरफ गिर जाता है ना। इसीलिए ना सीट बेल्ट कहा जाता है कि लगा के चलिए। क्यों? क्योंकि इसी बल के कारण कि संतुलित स्थिति में है तो कोई दिक्कत नहीं है, कार एक स्पीड से जा रही है, कितना हुआ स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन अचानक एक्सीडेंट हुआ या अचानक ब्रेक लगा तब क्या होगा? अगर सीट बेल्ट नहीं बांधे हो तो असंतुलित, ये जितना स्पीड में रहेगा ना, अगर 40 की स्पीड से ही है बस तो इसमें बैठा आदमी भी 40 की स्पीड में रहेगा। ठीक है, और बस तो रोक दिए, बस पे तो बल लगा के बस को रोक दिए, लेकिन आदमी पे बल नहीं लगा है ना। आदमी पे तो कोई असंतुलित, ये तो अभी चाहेगा कि हम 40 में है तो 40 में चले, इसीलिए जैसे ही बल लगा अभी उतना ही स्पीड से आगे की तरफ भागेगा। ठीक है, तो एक्सीडेंट होता है तो देखते हो कि शीशा उसा तोड़ के आगे जाके गिर जाता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि सीट बेल्ट लगा के चलो, ताकि इस स्थिति में जब अचानक इस पे ब्रेक लगाए, बल लगा के रोके तो इसको बांधे रखेगा पट्टी, तब बस के साथ जुड़ा है या गाड़ी के साथ है उसमें बंधा हुआ है तो उसको क्या करेगा? रोक के रखेगा। ठीक है, इसीलिए सीट बेल्ट जरूरी है। और हाँ, शहर में चलने पर लोग फाइन के डर से लगाता है कि ये फाइन ना मार दे, लेकिन अपना सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। कौन जानता है कि आगे क्या हो सकता है ना। मान लो कि अगर संजोग ठीक रहेगा तो उससे बच भी सकते हैं, और संजोग खराब रहेगा तो कितना हूँ नियम कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो प्रथम नियम से क्या मिलता है हमको? जड़त्व का नियम। क्या है? हाँ, जड़त्व को इनर्शिया बोलते हैं। ये किस नियम से मिलता है? तो कहेंगे जड़त्व का नियम न्यूटन के प्रथम नियम से निकलता है। और जड़त्व का नियम क्या है? तो कोई भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में गतिमान है, उस अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। वहीं जो परिवर्तन का विरोध किया वहीं जड़त्व है। ठीक है, या बस पर बैठे रहते हैं, बस स्थिर है तो बैठे रहेंगे, और जब बस अचानक खुलेगा तो हमारा स्थिति कैसे होगा? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? पीछे की तरफ होता है। क्यों? कि जैसे हम बस खुला, हम पीछे हैं, ये बस पे हम बैठे हुए हैं, अब बस जो है अब गतिमान हो गया, तो ये तो गतिमान हो गया, लेकिन हमारे पे तो गति नहीं ना लगा। अब बस का जो सीट है ये गति करेगा बस के साथ, लेकिन हमारा जो है इस पर हमारा शरीर बैठा है वो फ्री बैठा हुआ है। अभी स्थिर में है तो ये चाहेगा हम स्थिर है, इसलिए अगला भाग जैसे ये जो सटा हुआ भाग है ये गति में होगा तो पिछला भाग क्या करेगा? पीछे की ओर जाएगा। क्यों पीछे की ओर जाएगा? क्योंकि ये स्थिर में है और ये चाहेगा कि हम स्थिर ही रहे, और जो बल इसको क्या किया? विरोध किया, उसको कहते हैं जड़त्व। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि जड़त्व जो है काम क्या है उसका, कि अगर गति में परिवर्तन, किसी वस्तु के गति में परिवर्तन हो रहा है तो उसका विरोध करेगा। ठीक है, उसको जड़त्व कहेंगे। ठीक है, अब जड़त्व दो प्रकार का होगा, एक होगा विराम जड़त्व, एक होगा विराम जड़त्व। विराम मतलब स्थिर, और दूसरा होगा गति जड़त्व। दो टाइप का ना जड़त्व आएगा, या तो स्थिर है तो चाहेगा स्थिर ही रहे, या गति में है तो चाहेगा गति में ही रहे। ये दोनों में, अगर विराम में है गति को करने के लिए तो विरोध करेगा, अब जड़त्व में है गति में है तो इसको स्थिर में लाएंगे तभी विरोध करेगा। तो विराम जड़त्व जो है हमेशा क्या होता है? जब वस्तु गति करेगा, विराम में है और जब उसमें गति आएगा तो हमेशा विराम जड़त्व पीछे की साइड में, उसका दिशा क्या होता है? पीछे होता है। ठीक है, साइकिल पर, हाँ, तुम जब साइकिल चलाते हो ऐसे ही किसी को बैठा लो पीछे, ठीक है, और रुके रहो, कुछ अगर साइकिल का पकड़ा हुआ नहीं है, हाँ, अचानक साइकिल को क्या करो? स्पीड में करो, पता चलेगा कि बस वो जहाँ पे था उसी पर गिर गया। हाँ, जिस जगह पे था उसी जगह पीछे की ओर गिर गया। तो इस विराम जड़त्व क्या होता है? इसका दिशा
जो होता है वो वस्तु के पीछे की ओर लगता है, और गति जड़त्व जो होता है, अब यहाँ पे वस्तु गति में रहती है, आगे की तरफ जाती है, अचानक रुकेगा तो इसका जो दिशा होगा आगे की तरफ होगा, ये आगे की तरफ चलता है। ठीक है, ऐसा अनुभव तो बहुत सारा हुआ होगा, है ना। ये दोनों जड़त्वों का अनुभव बहुत सारा होता होगा। देखते हो कि ये कहीं पे बैठे हैं, अचानक से अगर ब्रेक व्रेक लग गया किसी कोई गाड़ी में तो हम जाके टकरा जाते हैं आगे की सीट में, है ना। या खड़े हैं तो बस में खड़े हैं तो आराम से जा रहे हैं, या ट्रेन में खड़े हैं तो आराम से जा रहे हैं जब गति में है तो, और जैसे ब्रेक लगाता है अगर कुछ उस समय नहीं पकड़ेंगे तो पता चलेगा कि साहब कितना को गिरा दिए। ठीक है, आगे की तरफ। तो विराम जड़त्व व गति जड़त्व का दिशा जो होता है, समझ में आ गया कि कौन इधर की तरफ जाएगा। रहने दिया जाए।